हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एस टेट के और यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हिंदी के हैं वो लेके आई हूँ। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। तो पीताम्बर शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पी धन ताम्बर, दूसरा कह रहा है पीताम्ब धनरा, तीसरा कह रहा है पीत धन अंबर और जो चौथा है वो कह रहा है पीताम धन बर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीत धन अंबर। क्या हो जाएगा, पीत धन अंबर हो जाएगा। और ये जो संधि है हमारी ये कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये संधि हमारी कौन सी है, ये हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी संधि विच्छेद न करके सीधे नाम पूछ लेता है कि ये कौन सी संधि है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी संधि है हमारी, ये दीर्घ संधि है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो आप लोगों को बताना है कि जो नाविक शब्द होता है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला कह रहा है नव धन इक, दूसरा कह रहा है ना धन बिक और जो तीसरा है वो कह रहा है ना विधन का और जो चौथा है वो कह रहा है ना धन अविक। क्या क्या कह रहा है, पहला कह रहा है नव धन इक, दूसरा कह रहा है ना धन बिक, तीसरा कह रहा है ना विधन का और जो चौथा है वो कह रहा है ना धन अविक। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नव धन इक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नव धन इक हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक, और जो मतलब पूछा जाए कि ये जो संधि है वो कौन सी है, तो ये किसका उदाहरण है, ये आप लोगों के अयाद संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयाद संधि का उदाहरण है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो क्या है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है प्राधन ती धन एक, दूसरा कह रहा है प्रत धन एक, तीसरा कह रहा है प्राधन एक और जो चौथा है वो कह रहा है प्रतिधन एक। क्या कह रहा है, प्रतिधन एक। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें कौन सा आंसर है जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या क्या कह रहा है, पहला कह रहा है प्राधनती धन एक, दूसरा कह रहा है प्रतिधन एक और जो तीसरा है वो कह रहा है प्राधन एक और जो चौथा है वो कह रहा है प्रतिधन एक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है। तो ये है स्वर संधि का उदाहरण। किसका है, स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला कह रहा है स्वर संधि, दूसरा कह रहा है व्यंजन संधि, तीसरा कह रहा है विसर्ग संधि और चौथा कह रहा है उपसर्ग संधि। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि की क्या होती है, परिभाषा होती है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहेंगे। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से जो भी शब्द मतलब कि मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कौन सी संधि कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए कि स्वर संधि बोला जाएगा, कि व्यंजन संधि बोला जाएगा, कि विसर्ग संधि बोला जाएगा, कि समास संधि बोला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा विसर्ग संधि बोला जाएगा। ठीक, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुरानन में कौन सा समास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चतुरानन में कौन सा समास है। पहला कह रहा है कर्मधारय, दूसरा कह रहा है तत्पुरुष, तीसरा कह रहा है बहुव्रीहि और जो चौथा है वो कह रहा है अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो ये चतुरानन में जो चतुरानन है इसमें क्या, इसमें बहुव्रीहि समास है। और चतुरानन का जो विग्रह होता है वो क्या होता है, चार है आनन अर्थात ब्रह्मा। ठीक, इनके क्या है, चार होते हैं। फिर कहा गया है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे और भी इसके उदाहरण हो जाते हैं, जैसे चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं किसकी हैं, अर्थात विष्णु की। ठीक, तो वही कहा गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा समास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा समास है। पहला कह रहा है द्विगु, दूसरा कह रहा है द्वंद्व, तीसरा कह रहा है कर्मधारय और चौथा कह रहा है अव्ययी भाव। तो इसके बारे में समझते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो प्रतिकूल में कौन सा समास होगा, प्रतिकूल में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किसमें, प्रतिकूल में। प्रतिकूल का जो सब जब आप लोग समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, कुल के अनुसार। प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा, कुल के अनुसार। जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा समासिक पद अव्यय हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। पहला कह रहा है कर्मधारय, दूसरा कह रहा है बहुव्रीहि, तीसरा कह रहा है तत्पुरुष और जो चौथा है वो कह रहा है अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। देव जो महान है ये कैसा समास है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसका पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा शब्द क्या है, विशेष अथवा एक पद उपमान, तथा दूसरा पद क्या है, उपमेय। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। पहला कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 2 और जो तीसरा है वो कह रहा है 5 और जो चौथा है वो कह रहा है 6। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका कर्म हो और जिसके साथ क्या हो, कर्म की संभावना, वो हमारी कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। और जो अकर्मक क्रिया होती है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो, वो क्या होती है, वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। तो ये आपको याद रखना है कि क्रिया के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म
कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला कह रहा है तत्पुरुष, दूसरा कह रहा है कर्मधारय, तीसरा कह रहा है बहुब्रीहि और जो चौथा है वो कह रहा है अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए क्या है? घर। ये आपको याद रखना है, ये इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। मतलब क्या कहा गया है कि एक पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा, तो ये जो मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें कौन सा है जो कि क्या होगा? सही होगा। पहला कह रहा है दाता दानी, दूसरा कह रहा है भेड़ बकरी, तीसरा कह रहा है लेखक कवि और जो चौथा है वो कह रहा है ब्राह्मण ब्राह्मणी। क्या कहा गया है? ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा, ब्रह्मांड ब्राह्मण और ब्राह्मणी। इसमें क्या है? एक जोड़ा पुल्लिंग का है और एक किसका है? स्त्रीलिंग का। यही हम लोगों से क्या किया गया था? पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिन काटना दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। पहला कह रहा है दिन बीतना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। पहला कह रहा है दिन बीतना, दूसरा कह रहा है रात बीतना, तीसरा कह रहा है शाम बीतना और जो चौथा है वो कह रहा है समय बीतना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समय बीतना। किसका? दिन कटना मुहावरे का अर्थ होता है समय बीतना। ठीक, जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में क्या होता है? रूढ़ हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही मुहावरा कहा जाता है। ठीक, तो एक दिन कटने का क्या हो जाएगा? समय बीतना हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकांक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है नगर में छोरा गुम हो जाना, दूसरा कह रहा है नगर में शोर मचाना, तीसरा कह रहा है नगर में घूमना और जो चौथा है वो कह रहा है वस्तु के पास। क्या कह रहा है? कह रहा है वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा, वस्तु के पास होने पर भी क्या? चारों ओर ढूंढना। ठीक, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? वस्तु के पास भी होने पर चारों ओर उसे क्या करना? ढूंढना। यही इसका क्या होता है? अर्थ होता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है बेफिक्र होना, दूसरा कह रहा है फिक्रमंद होना, तीसरा कह रहा है घोड़ा बेचकर सोना खरीदना और जो चौथा है वो कह रहा है चिंतित होना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेफिक्र होना। क्या हो जाएगा? बेफिक्र होना। क्या घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र होकर सोना। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। पहला कह रहा है घर में सांप निकलना, दूसरा कह रहा है कपटी मित्र, तीसरा कह रहा है सच्चा मित्र और जो चौथा है वो कह रहा है सांप मारना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कपटी मित्र। क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। किसका? आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कपटी मित्र हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने
अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांटा निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है बाधा उत्पन्न करना, दूसरा कह रहा है कांटा चुभना, तीसरा कह रहा है मायूस होना, और जो चौथा है वो कह रहा है बाधा को दूर करना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है बाधा उत्पन्न करना, दूसरा कह रहा है कांटा चुभना, तीसरा कह रहा है मायूस होना, और जो चौथा है वो कह रहा है बाधा दूर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाधा दूर होना। क्या हो जाएगा, बाधा दूर होना। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ टूट पड़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला कह रहा है भारी विपत्ति आना, दूसरा कह रहा है संकट टलना, तीसरा कह रहा है पहाड़ का घूमना, और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है भारी विपत्ति आना, दूसरा कह रहा है संकट टलना, तीसरा कह रहा है पहाड़ का घूमना, और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ने का जो मुहावरा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारी विपत्ति आना। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला कह रहा है चादर ओढ़कर सोना, दूसरा कह रहा है चादर से पैर ढकना, तीसरा कह रहा है कंजूस होना, और जो चौथा है वो कह रहा है आय से अधिक व्यय करना। ठीक, मतलब जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा क्या करना है, खर्च कर दिया, ये इसका मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। किसका अर्थ, चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश की होगी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF, क्विज सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों की जो क्लास है वो प्रॉपर डेली चलेगी। तो आप लोग क्या करिएगा, क्लास को डेली अटेम्प्ट करिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।